अरे जल जंगल कोयला बालू लुटाए गेले आज हो, झारखंड के नौकरी में बाहरी के राज हो, झारखंड के नौकरी में बाहरी के राज। कहते हैं कि पीने दे जाहिद मस्जिद में बैठकर, या फिर वो जगह बता जा खुदा ने। वाह यार गजब। हमको पागल बोलता है सबको, सही बात बताते हैं, Really? पागल बोलता है। हम मिट्टी के लोग हैं बाबू, मिट्टी सदा उड़ाएंगे। आक्रोश है, तीखापन है, और क्रांति को तीखापन पसंद भी है। अगर आप क्रांति चाहते हैं अपने समाज में तो आपको तीखा करना पड़ेगा। अरे जंगल छोड़ब नहीं, जल छोड़ब नहीं, माय माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। यहाँ पे सिर्फ अश्लीलता को सुनने में लोगों की विशेष रुचि है। आज का युवा पीढ़ी सिर्फ अश्लीलता को सुन रहा है। उन लोगों का ध्यान आकर्षण करने के लिए तुमको इतना प्रभावशाली लिखना पड़ेगा। बोले बोले मोदी जी, मुहा खोले मोदी जी, भेले बड़ी दुर्गतिया मणिपुर के बेटिया। एक दोना मैना जैसा, दो दोना मेमना जैसा, तीन दोना शेर जैसा, और चार दोना सुअर जैसा। मतलब माने सुने माने रानी, माने मोरा बतिया, हमें हो गई बुरानी, हमें हो गई बुरानी, सुझे ना झुकतिया। खिला पिला लो बैलों को, चांद पे हल चलाना है, चांद पे हल चलाना है, और चूल्हा वही जलाना है। स्थायी नीति वाला विधेयक भई गेल वापस, सोची सोची फाटो है कार जवारे भाई। हेमंत सोरेन घूरे कि रांची सहरिया में पिया के नौकरिया। ऐसे देखे राजा जो कंगालों से ज्यादा रीते थे, और ऐसे देखे फकीर जो सोने के घट में पानी पीते थे। रोबोट खाना बना देगा, घर में प्रेम बनाना पाएगा। जय हिंद, जोहार झारखंड साथियों। और आज द झारखंड शो में आपका स्वागत करते हैं। और आज झारखंड के एक ऐसे कवि से मैं मिलाने वाला हूं जो ट्रेंडिंग कवि है। झारखंड के इनकी कला, इनकी बातें, मैं इनका परिचय क्या ही दूं। परिचय कि हमको लगता है झारखंड में परिचय के मोहताज नहीं है, रियली बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है समझे। और मैं आपको बताना चाहूंगा, आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे और पूरी समझेंगे कि आखिर ये कवि होता कैसे है, और वो उनका क्या, हम उनके माइंड में उतरने का प्रयास करेंगे। आपकी माइंड में हम उतरने का सोच रखते हैं कि देखेंगे कि एक कवि के दिमाग में क्या चलता है, जो कि भाई इतने ताबड़तोड़ बातें करते हैं, इतने शानदार क्रांतिकारी वर्ड्स होते हैं। नहीं सुनते हो कि जल जंगल बालू करके, और इतने धुआंधार शक्तिशाली लोग दयालु लोगों को ना देखते हुए भी मतलब बड़े बेबाक तरीके से बोलते हो भाई स्टेज पे। लोगों के पास क्या रीजन है। और आज हम ये भी जानेंगे कि झारखंड की क्या हालत है, सच्चाई क्या है, आज मणिपुर की जो स्थितियां चल रही क्या वजह है, झारखंड का बेरोजगारी का क्या इशूज है, और ये हम नहीं बताएंगे। और आज ये सारा कुछ एक कवि की नजर से देखने का प्रयास करेंगे हम सब। और मुझे लगता है ये पॉडकास्ट मेरे जीवन के लिए सबसे बेहतर है, और मुझे गर्व है कि हम आपके साथ आज स्क्रीन शेयर कर पा रहे हैं। रियली बता रहे हैं आपको। सबसे पहले तो हम आपका अभिनंदन करते हैं, और आपके तमाम मतलब दर्शकों का, श्रोताओं का अभिनंदन करते हैं आपके साथ साथ। जहां तक आपने एक सवाल किया कि कवि कैसे होते हैं, क्यों इस तरह की बातें करते हैं। देखिए, शुरू के टाइम से ही, जब से साहित्य में एक विधा पनपी है, कविता, कविता की लेखनी, तब से इसका संग्राम है वो सत्ता से चलते आ रहा है। समझे ना। मतलब ऐसा माना जाता है कि जिस दिन कविता सरकारों के खिलाफ, सत्ता के खिलाफ अपनी भूमिका छोड़ देगी, कविता अपनी भूमिका जब छोड़ देगी कि हमको सरकारों के खिलाफ नहीं बोलना है, हमको सिर्फ सरकारों की वाहवाही को दिखाना है, वाहवाही को लूटना है, सरकारों का सिर्फ तारीफ की फूले बांधना है, तो उस दिन से या तो सरकारें मर जाएंगी, या सत्ता मर जाएंगी, या कविताएं मर जाएंगी। कविता को खुद में जिंदा रहने के लिए उसको सत्ता से संग्राम करना पड़ेगा, लड़ना। कविता का ये मेन ये हमको लगता है, ये हम नहीं, हमसे बहुत मतलब दिग्गज साहित्यकार लोग
जिन्होंने ये कहा है कि संघर्ष जारी रहेगा ताकि सत्ता और कवि के बीच हाँ, कभी बनेगा हाँ, ही नहीं। कभी बनेगा ही नहीं, बनेगा उस दिन खत्म हो जाएगा, ना ही कवि रहेगा ना ही सत्ता रहेगा, ये मुझे लगता है। अच्छा, कहीं ना कहीं कवि जो होता है ना, और उस पर हम बात करेंगे, ये एक अलग टर्म है, और हम स्पेशल झारखंड को लेकर बात करेंगे। झारखंड के काफी मोमेंट में आपका एक हमें लगता है कि नंबर 1 पोएट में से कह सकते पोएट। हाँ, बस प्रयास करते हाँ, हैं, नहीं प्रयास नहीं, रियली हकीकत प्रेजेंट है। करें। नहीं, देखिए दरबारों में जो बिक जाएगा उस कवि का कोई अर्थ ही नहीं, समझे कि नहीं। जो सत्ता में बिक गया, जो दरबारों में बिक गया, उसका शुरू के टाइम से ही कोई अस्तित्व ही नहीं यार नहीं रहा। हमेशा दरबारों में बिकने वाले कवि हो या शायर, उसका हमेशा आलोचना किया गया। लेकिन जो देश की, राज्य की, अपने क्षेत्र की सामायिक मुद्दों पर मुखरता के साथ बोले, सच्चाई को लिखे, सच्चाई को बयां करे, वही साहित्यकार है, वही एक्चुअल में कवि। वाह, ये मेरा मानना है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि अपना इस डिफिनेशन के साथ साथ भाई साहब ने अपना परिचय भी दे दिया कि एक साहित्यकार हैं और एक कवि हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा आप अपने जो है थोड़ा एक परिचय दे दीजिए, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि ये मुकेश भाई है कहाँ से, क्या करते हैं। जैसे मेरा नाम मुकेश मानवेंद्र है। हाँ। और मेरा घर महथासार है, गांव का नाम है महथासार। और महथासार गांव का हम मतलब हमारा ब्लॉक पड़ता है, धनवार पड़ता है, जिला तो गिरिडीह जानता ही। गिरिडीह के रहने वाले, राज धनवार से। और चलिए, तो शुरुआत करते हैं हम लोग अपनी पॉडकास्ट को। आज हम आपकी नजर से पूरी झारखंड को देखने का प्रयास करेंगे। बस कोशिश हम भी करेंगे कि आपको दिखा पाए। चलिए, ओके, बहुत अच्छा लगेगा आज लोगों को। अभी तक केवल आपके वो क्रांतिकारी बातें सुने थे, लेकिन आज हकीकत देखेंगे कि इस बंदे के पीछे चल भी क्या रहा है इसके दिमाग में। वो दिल में दर्द है ना, वो निकल जाता है वहाँ। बाकी देखिएगा, हम जब से आए तो हम मुस्कुरा ही रहे। बिल्कुल बिल्कुल, वो मुस्कुराना हमारी फितरत होना ही, कभी होता ही वही है, दुनिया को खुशी देना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे आपका प्रेम कब से जगा कवि फील्ड में। हमको लगता है कि ये प्रेम नैसर्गिक है। नैसर्गिक मतलब हमको लगता है कि जन्मजात से प्रायोजित कविता और कभी कोई बना नहीं जा सकता, समझे ना सचिन भाई। प्रायोजित कोई चाहेगा कि एक प्री प्लानिंग है ना, योजनाबद्ध तरीके से प्लानिंग करके कोई कवि अगर बनना चाहता है तो अल्पकाल के लिए कवि रहेगा, बाकी बाद वो मर जाएगा। उसकी कविताएं मर जाएगी, उसकी डेट फिक्स है। हाँ, डेट फिक्स है। वो रिविलेंट बन ही नहीं सकता है सोसाइटी के लिए। प्रासंगिक बनने के लिए कविताओं को प्रायोजित ढंग से नहीं लिखना पड़ेगा। जो आप फील करते हैं ना, वो बाय डिफॉल्ट आ जाता है। वो आ जाता है। उसके लिए आपको मतलब एक कसौटी बना के हम आज 4 घंटा बैठेंगे, कविता लिखेंगे, तो आप ना ही कवि हैं ना ही आपकी कविता है, एक ढकोसला है। मतलब कहने का मतलब भाई का ये है कि जो आज आप लोग सुनते हैं वो ये तैयार नहीं करते हैं। नहीं, वो मतलब स्पेशल जब दिमाग में आता है, जो हमारी मतलब क्या बोल सकते हैं, एक सुपर पावर की माइंडसेट की। हाँ, वो मतलब उसको फील नहीं, हर कोई शायर है, कोई कवि है, बशर्ते उसको फील करना पड़ेगा। और हम आपको जो अभी आए तो बता भी रहे थे कि एक कवि जो होता है वो डीप ऑब्जर्वेंट होता है, काफी गहन अध्ययन करता है, चीजों को जो देखता है ना, ऑब्जर्व करने के बाद उसको फीलिंग बहुत अलग अलग टाइप के आते हैं। तो उसी के रूप में वो कवि हर कविता में निकलता है। हाँ, जैसे शुरू के टाइम में आपसे हम एक बात कर रहे थे कि अगर सलमान खान को गरीबी पे कविता करनी हो तो हमसे बेहतर नहीं कर सकते, क्योंकि हम गरीबी को देखे हैं, हम गरीबी को महसूस किए हैं, हम गरीबी को हमने जिया है। बिल्कुल, वो नहीं जिए हैं तो उनको क्या पता है कि हालांकि वो भी लिखेंगे, लेकिन हमारे और हमारी कविताओं में जितना प्रभाव दिखेगा, या अन्य लोग जो लिखेंगे जो वाकई में उसको महसूस किए हैं, अगर उस पे वो कविता लिखेंगे, वो बेहतर। मतलब कवि कहने का मतलब ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होता है, मतलब जो उसके अनुभव ज्यादा होते हैं। हाँ, अनुभव ही कह सकते हैं। अनुभव ऐसा नहीं, आप इसमें आप साक्षरता को नहीं जोड़िए। नहीं, हम साक्षरता जोड़ ही नहीं रहे हैं। मतलब क्योंकि ऐसा नहीं कि बहुत पढ़े लिखे लोग जो होते हैं विद्वान कैटेगरीज में आते हैं, ऐसा नहीं कि बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जामों को पास कर लेते हैं तो कवि हो जाएंगे, यूपीएससी जेपीएससी करेक्ट कर लेंगे तो कवि हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कवि और शायर बनने के लिए आपको चीजों को आत्मसात करना आना चाहिए। वही, वो एक अलग एटीट्यूड होता है। हाँ, एटीट्यूड तो होता है, एटीट्यूड चेंज हो जाता है। जो आपको मालूम होगा, मतलब उर्दू अदब के बहुत बड़े शायर, मतलब उस्ताद मिर्जा गालिब साहब, नाम असदुल्ला खान उनका था, लेकिन उनके पास एक एटीट्यूड था। उनके पास कुछ नहीं था लेकिन एटीट्यूड था। लेकिन उनकी लेखनी और शायरी मतलब विश्वविख्यात है। कुछ सुनाइएगा। मतलब हाँ, गालिब को हमने बहुत पढ़ा। सुनाइए। गालिब कहते हैं, जैसे कहते हैं कि पीने दे जाहिद मस्जिद में बैठकर, या फिर वो जगह बता जहाँ खुदा ने। वाह यार, गजब। तो कहते हैं कि भाग कर कहाँ जाओगे गालिब, ये सब उनका मक्ता सुना रहा हूँ, जहाँ उन्होंने अपना नाम दिया है गजल के अंतिम
अंतिम शेर में कि भाग कर कहाँ जाओगे गालिब, ये जमी या आसमां से उसी का। गालिब मसालेदार भी थे और कभी कभी फिलॉसफी भी बहुत बेजोड़ बोलते थे, समझेगी ना। ये हमको लगता है गालिब का एक वाकया थोड़ा सा आपको सुना देते हैं। जब गालिब की बात की, कि गालिब हमारे लिए बहुत बड़े आदर्श है उर्दू साहित्य से, हिंदी से नहीं, मतलब उर्दू साहित्य। गालिब एक बार उनके मतलब बहादुर शाह जफर का दरबार था, वहां पे एक दरबारी शायर थे, नाम था इब्राहिम जौब। वो दरबारी शायर थे। गालिब का रुतबा नहीं था उस टाइम, हालांकि लिखते थे और बहुत प्रभावशाली ढंग से लिखते थे, लेकिन रुतबा नहीं बन पाया था सोसाइटी मुगल साम्राज्य में। बहादुर शाह जफर खुद वो भी एक शायर थे, वो शायरी को समझते थे, उनके शायरी के रस्मों को यूं कहा जाए कि समझते थे। तो गालिब ने मतलब उनको पालकी में बिठा करके ले जाया जाता था ना, शान एक रुतबा अलग होता था, शायर है भाई, एटीट्यूड तो है। तो इब्राहिम जौब को ले जाया जा रहा था, तो ये बैठे बैठे मतलब उस पर जुमला कसी कर देते हैं, बने हो शाह के मुसाहिब, फिरे हो इतराता, वरना शहर में गालिब की आबरू क्या। उसको बड़ा खराब लगा, यार हम तो दरबारी शायर हैं, हम तो ये मतलब नालायक सा शायर, गली में घूमने वाला फिरने वाला, इस तरह का जुमला कसता। तो उसको मतलब जुमे जुमे को मुशायरा होता था इस्लामिक कल्चर के अनुसार, तो उनको बुलाया गया वहां पे जुमे के मुशायरे में, उसको दावतनामा भिजवाया गया कि गालिब को बुलाया जाए। गालिब भी जाते हैं, मतलब आपको शॉर्ट में बता देते हैं। गालिब जाते हैं तो बोलता है कि हम पूछता है, मतलब राजा की ओर से पूछा जाता है कि वाकई में आप ऐसे ऐसे करते हैं, हमारे उस्ताद साहिब की शान में आप गुस्ताखी करते हैं, है ना, चीटिंग करते हैं, ऐसा करते हैं क्या? तो बोलता है कि नहीं साहब, मेरी नई गजल की मक्ता ही उभर के आ गया, समझेगी नहीं। मक्ता मतलब वो गजल की जो अंतिम शेर है ना, जैसे गजल है तो 4, 5 या 6 अशार जितने भी है उसके शेर बनते हैं, उसके अंतिम के जो अंतिम बंद है, अंतिम पंक्ति आ गया सामने, अंतिम 2 पंक्तियां जो होती है उसको मक्ता बोलते हैं, जिसमें अपना शायर नाम लिखता है। तो बोलो नई गजल की मक्ता उभर गया है, तो बोला ठीक है, जब मक्ता इतनी खूबसूरत है तो पूरी गजल क्या होगी, यहीं से सम्माय महफिल जलाया जाए, मतलब चिराग जलाया जाए, महफिल की आगाज की जाए। तब कुछ नहीं गालिब लिखे रहते हैं, बस एटीट्यूड में आके बोल देते हैं। गालिब अपने कुर्ता से पूरा कागज निकालते हैं, जोट मोट में खोलते हैं, फिर उसको रख देते हैं, मानते हैं कि हर एक बात पे बोलते हो तू। तो उससे पहले भी राजा पूछता है कि तू क्या समझता है अपने आप को, तुम कौन है जो सरेआम जुमला कसी करता है किसी शायर पे, और इतने बड़े शायर, इतने बड़े शायर पे, उस्ताद शायर, दरबारी शायर, राजा का दरबार का शायर है। तो बोलता है कि बने हो शाह का, वहां से स्टार्ट करते हैं गालिब कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम्हें बताओ ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है, रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, जो आग से ना टपका फिर वो लहू क्या है, चिपक रहा है बदन में पैराहन, चिपक रहा है बदन में पैराहन मतलब कपड़ा, हमारे जेब को भाजते रफू क्या है, और बने हो शाह के मुसाहिब, फिरे हो इतराता, वरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। तो गालिब के पास ये एटीट्यूड था, चलते फिरते शायरी है, उनकी बात ही शायरी, उनका अंदाज ही शायरी था। गालिब तो ये गालिब था, गालिब है, गालिब का आज भी कोई तुलना नहीं। अमेजिंग, अब उनकी चीजों को आप इतना अच्छा से बताया जो आपको अभी बहुत अलग लग रहा है। नहीं, गालिब हमको बहुत ज्यादा मतलब पसंदीदा शायरों में से एक। अभी रिसेंटली हम थोड़ा डिस्कस करना चाहेंगे मणिपुर के ऊपर ना। आपके देखे सोशल मीडिया हैंडल पे आपने मणिपुर को, हम चूंकि हमको रीजनल साइड से भी बहुत ज्यादा प्रेम है, आप अपने भाव को प्रकट किए हुए हैं। चूंकि हम मतलब भाई एक हिंदी के विद्यार्थी जरूर हैं, हम हिंदी के विद्यार्थी जरूर हैं, हमने हिंदी में पोस्ट ग्रेजुएट भी किया हुआ। हालांकि हमको अपने क्षेत्रीय साहित्य, जैसे अपनी क्षेत्रीय भाषा जो अपनी माँ माटी मानुष की भाषा है, हमको उसमें भी विशेष रुचि है, इसलिए हम अपने सोचते हैं कि क्षेत्रीयता को भी रिप्रेजेंट करते जाएं। ऐसे बहुत सारे कवि हुए हैं या शायर हुए हैं जो अपने क्षेत्रीय भाव को प्रकट किए अपने कविताओं के माध्यम से। गीत तो हम बात करना चाहेंगे मणिपुर जो आज, जैसे मणिपुर में हम लोग पहले पढ़ते थे कि प्राचीन काल में स्त्रियों को, बेटियों को सिर्फ भोग्य मात्र का वस्तु समझा जाता था, एक उपभोग की वस्तु समझी जाती थी। स्त्री से काम निकाल लिया पुरुष और उसको छोड़ दिया, या एक वस्तु की तरह। ऐसे हम लोग बोलते थे ना, लिखो और फेंको, एक पेन आता था, हम लोग लिखते थे और फेंक देते थे, है ना, उसका उतना ही काम था। तो वैसे स्त्रियों को वैसे ही मतलब आज के जमाने में, जबकि आज हमारा देश संवैधानिक है, देश में गणतंत्रता है, देश तमाम प्रकार के नियमों और शर्तों के साथ चल रहा है ना, अंग्रेजी में कह सकते हैं टर्म्स और कंडीशन है, महिलाओं के लिए विशेष कानून है, महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं हैं, महिलाओं के लिए सशक्तिकरण किया जा रहा है राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, फिर भी महिलाएं जो है तो आज इस तरीके के सामाजिक कुठौराघात को
सहन कर रही है। तो समझिए, तो यही है पीड़ा है। तो हमने उसी भाव को लिखते हुए महिलाओं की क्या स्थिति है, एक अपना मतलब जो शादी विवाह में हमारे घर गांव की जो औरतें गाती है, उसी पारंपरिक भाव को हमने उसमें जोड़ा और महिलाओं के दर्द को उसमें लिखा कि सीधा हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे हमने सीधा सवाल किया उनसे कि बोले बोले मोदी जी, मुँह खोले मोदी जी, भेले बड़ी दूर गतिया। बोले बोले मोदी जी, मुँह खोले मोदी जी, भेले बड़ी दूर गतिया। मणिपुर के बेटिया के लूटल जतिया, मणिपुर के बेटिया के लूटल जतिया। तोरे कुरतिया अरे बड़ा चमकदार हो, तोरे कुरतिया अरे बड़ा चमकदार हो। बेटियन के जिंदगी में खाली अंधकार हो। गुस्सा करे मोदी जी, खोले खोले मोदी जी, अरे 1.25 लाख के जूतिया। मणिपुर के बेटिया के लूटल जतिया, मणिपुर के बेटिया। तो ये था हमने गीत के माध्यम से, अपने क्षेत्रीय गीत के माध्यम से प्रयास किया। बहुत बहुत अच्छा था। और मैं आपको सबसे पहले आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आप इस चीजों को देखें और देखने के बाद इस तरह के तर्ज आपने क्रिएट किए। हाँ, हमको हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि हम हिंदी पढ़ते हैं, एक राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर की भाषा है, तो हम अपने मतलब माँ बाबूजी बोलते हैं उन भाषाओं को छोड़ दें, अपने बुजुर्गों के भाषाओं को छोड़ दें। हाँ, हम बोलेंगे, हम सभ्य होते जा रहे हैं, हमको इसीलिए तो घर वाले पढ़ा रहे हैं, हमारे अंदर सभ्यता आ रही है। हम सभ्य होने के साथ साथ भी अपने परंपराओं को, चीजों को, रस्मों रिवाजों को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो उससे हमारा संबंध है, उससे हमारी पहचान जन्म, हाँ, पहचान है, हमारी आइडेंटिफिकेशन हुई है। ओके, तो ये थी मणिपुर की समस्या वास्तव में, जो एक कवि की नजर से मुझे लगा बहुत डिफरेंट है। हम लोगों का व्यू बहुत अलग होता है, देखते हैं, स्क्रॉल करते हैं रील्स में और बस छोड़ देते हैं, लेकिन एज अ पोएट, एज अ कवि उन चीजों को कितने बखूबी तरीके से रिप्रेजेंट किए। तो बहुत ही थैंक यू आपको। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम अभी झारखंड मूवमेंट की ओर डिस्कस करेंगे, जो मुझे लगता है आपका दिल के काफी करीब है ये झारखंड मूवमेंट के। नहीं, हमको लगा, अभी आपको थोड़ी देर पहले बोल रहे थे ना कि दरबारों में बिकने से अच्छा है कि आपका देश को, आपके राज्य को जिसकी जरूरत हो वो करी, है ना। अपने लिए तो बोलते हैं ना, कुत्ता भी जी लेता है, दूसरों के लिए जीना है इंसानी है, इंसानी फितरत। तो ये झारखंड मूवमेंट में जैसे आपका योगदान बहुत अलग तरीके मतलब हमारा योगदान क्या रहेगा, बस हम गीत के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किए हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा आपसे जानना जो चाहेंगे, जैसे काफी लोग हैं जो काफी ऑडियंस को ये भी पता नहीं है 60-40 क्या है एक नॉर्मली, आप थोड़ा सा 2-3 लाइन में बेसिक समझा दीजिए, उसके बाद फिर उसपे जो गायकी होगा वो करेंगे। जैसे 60-40 क्या है, 60-40 एक नियोजन पद्धति है। नियोजन मतलब नौकरी, आपकी नौकरी में बहाली करने की एक पद्धति है, एक कसौटी है, एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। 60-40 मतलब 60 सीधा एक सेंटेंस में आपको बता देंगे। 60 मतलब झारखंडियों के लिए, 40 मतलब बाहरियों के लिए। तो 40 अगर पूरे बाहर के लोग अगर झारखंड में प्रवेश कर रहे हैं, 100 में अगर 40 लोग बाहर के प्रवेश कर रहे हैं और 60 लोग झारखंड के, तो लगता है कि 50-50 आप दे रहे हैं, 50 झारखंड को दे रहे हैं। 10% का तो फर्क है ना, आप 60 दे रहे हैं झारखंडियों को और 40 दे रहे हैं बाहरियों को, तो ये लगभग 50-50 के आसपास आप यहाँ के नौकरियों को, यहाँ के रोजगार को बांट दे रहे हैं। जबकि बाहरी राज्य जो है, झारखंड के अलावा दूसरे राज्य, वहाँ पे तो इस तरह का कोई प्रावधान नहीं, तो फिर यहाँ की गवर्नमेंट क्यों करती है? ये संघर्ष है यहाँ के सत्ता से, यहाँ के छात्र नौजवानों का। बस बहुत बढ़िया। और 1932 खतियान जो है, देखिए 1932 का खतियान क्या है कि अंग्रेजों ने सर्वे किया जमीन का। खतियान क्या है? खतियान एक जमीन का लेखा जोखा एक दस्तावेज है, समझे कि नहीं? जमीनी दस्तावेज को खतियान बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। 1908 में किया, 32 में किया, 64 में किया, ऐसे और उसी के आधार पर 54 में किया, उसी के आधार पर ये 60-40 का नीति बनाने की इच्छा है। जैसे हम ये भी नहीं कहते हैं कि पूरे झारखंड राज्य में आप 1932 के खतियान आधारित नौकरी दीजिए लोगों को, या उनको आइडेंटिफाई कीजिए, उनका पहचान कराइए कि 1932 के खतियानधारी जो है वही झारखंडी हैं। उसके बाद
यहाँ भी अलग अलग क्षेत्र विशेष में, जैसे झारखंड को 5 प्रमंडलों में बांटा गया है, तो अलग अलग प्रमंडलों में छोटा नागपुर में अलग है, उत्तरी दक्षिणी छोटा नागपुर में अलग है, बाकी कोल्हान में अलग है, पलामू में अलग है, संथाल परगना में अलग है। तो जहां जिस तरीके का सेटलमेंट सर्वे सेटलमेंट हुआ है उसके आधार पर वहां के लोगों का आइडेंटिफिकेशन करिए। आसान बात है। ये चीजें नॉर्मली आपको हाँ, बस ऐसे समझाएगा। समझिए। बाकी अब समझते हैं कि इस मूवमेंट में आपका एक था स्थानीय नीति वाला विधेयक, एक वो जैसे राज्यपाल उस टाइम हमारे माननीय रमेश बैस थे, तो ये इधर मतलब छात्रों का आंदोलन का दबाव बहुत व्यापक तरीके से झारखंड के राजनीतिक सियासत में हलचल लाया था, तो गया विधेयक, राज्यपाल ने उसको वापस कर दिया। तो वहीं पे उसी टाइम में एक दिन बाद खतियानी महाजुकाम था हजारीबाग में, तो उसी दिन जाते जाते हम लिखे थे कि अस्थाई नीति वाला विधेयक भई गेल वापस, सोची सोची फाटे है कार जवारे भाई, हेमंत सोरेन घूरे लेके फॉर्च्यूनर, नीति ना बनावे कोनो सुथर रे भाई। मतलब उस टाइम फॉर्च्यूनर वितरण भी चल रहा था, मंत्रियों को देख रहे होंगे आप। मतलब बहुत लाजवाब तरीके से आपने रियलिटी को पेश हाँ किया हाँ, है। हम तो बोले कि रियल चीजों को एक कवि का यही उद्देश्य होना चाहिए कि वो अपने समाज की वास्तविकता को, क्योंकि हम प्रेमचंद को बहुत ज्यादा मतलब अपने जीवन में प्रभावी मानते हैं। किनको? मुंशी प्रेमचंद को। हाँ, मुंशी जी, क्योंकि वो गद्य साहित्य के बहुत बड़े प्रणेता थे, कथा सम्राट, कलम सम्राट, उनको कहानी सम्राट, अनेक अनेक नाम से उनको उपाधियां दी गई है। क्योंकि उनका मानना था कि समाज में आदर्शवादी चीजों को लिखने से अच्छा है कि यथार्थवादी चीजों को लिखे, इसलिए प्रेमचंद आदर्शोन्मुख यथार्थवादी साहित्यकार कहलाए। क्योंकि उसने पहले, भारत एक गौरवशाली इतिहास है भारत का, भारत विश्व गुरु है, भारत सोने की चिड़िया है, ये सब कहने में अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है। भारत में गरीबी भी है, बेरोजगारी भी है, त्रासदी भी है, दरिद्रता भी है, ये यथार्थवादी चीजें जो रियलिटी है। और इन पे बहुत कम कवि। हाँ, इन पे बहुत, बाकी के नहीं 21वीं सदी लगभग 20वीं सदी के आखिर से स्टार्ट हो गया है और लगभग लोग चालू कर दिए हैं यथार्थवादी, मतलब रियलिटी लिखना चालू कर दिए। पहले था कि हम ये थे आदर्शवादी, हाँ हमारा अखंड भारत था, गौरवशाली इतिहास था। ये बात सिर्फ सुनने में और कहने में अच्छा लगता है, रियलिटी है। देखिए भारत की क्या है। और ये एक था जल जंगल कोयला वालू, ये बहुत ट्रेंड हाँ, बहुत ज्यादा ट्रेंड था। हमको लगता है कि टोटल उसका एवरेज व्यू जो था बहुत अच्छा खासा कितना था? फिर 15 मिलियन के आसपास उसको 15 मिलियन। हाँ, वाह, बहुत लोगों ने बहुत मतलब प्यार दिया था उसको। मतलब हम सोच भी नहीं सकते हैं कि हम और नीरज भाई का मतलब गाया हुआ गीत इतना दूर तक जाएगा, इतना लोग झारखंड के इस माय माटी मानुष जल जंगल जमीन के अगाध प्रेम को समझ पाएंगे। क्योंकि यहाँ के लोगों का, झारखंडियों का जुड़ाव किससे? जल से है, जंगल से, जमीन से। जल जंगल जमीन, और उसके साथ झारखंडियों का एक अगाध प्रेम है। सरकार भले ही अपने मैनिफेस्टो में पर्यावरण संरक्षण के नियम और शर्त को लागू करे, लेकिन झारखंडी शुरुआत से ही जल जंगल जमीन की रक्षा करते आया है, यहाँ का मूलवासी हो या आदिवासी कोई भी हो। और ये इनका नहीं, हम लोग का नेचर ही है। हाँ, नेचर भी है। तो इनके उसमें था एक गाना था कि अरे जल जंगल कोयला बालू लुटा गेले आज हो, अरे जल जंगल कोयला बालू लुटा गेले आज हो, झारखंड के नौकरी में बाहरी के राज हो, झारखंड के नौकरी में बाहरी के राज हो, जागा जागा हेमंत सोरेन जागा पई गेल बिहार, अरे जागा जागा झारखंडी भैया बही गेल बिहार। ये था। वाह यार, जो चीजें कभी हम रील्स में देखा करते थे, आज हकीकत सुनकर और वो फील करके बहुत अलग फीलिंग्स आ रहा है। धन्यवाद, बहुत मतलब अच्छा लगता है हमको भी आप आए हमारे साथ, मतलब अपना बहुमूल्य समय निकाल। ओके, बहुत अच्छा लग रहा है चूंकि यार, और यही जो छंद है कहीं ना कहीं जो हमारे और भाई के साथ है वो कैमरा में कैद हो रहा है और आपके लिए हो रहा है स्पेशल, तो इसको ध्यान से सुनिए और भाई को ऐसे ही प्यार देते रहिए। नेक्स्ट जो एक और था आपका, तू किस खेत की मूली है, जो मैं इसलिए इसको उठा रहा हूँ क्योंकि ये झारखंड मूवमेंट से रिलेटेड है। समझ रहे। तो उनको एक बार स्पेशल मतलब झारखंड मूवमेंट पे हमने क्या किया, हमारी कविता का क्या योगदान रहा झारखंड मूवमेंट को, हमने क्या सहयोग कर पाया यहाँ के आंदोलनकारियों को, एकदम एग्जैक्ट बात हम समझ पा रहे हैं। इसीलिए मैंने इसको तो जैसे वो था कि
मतलब इसमें बहुत ज्यादा आक्रोश है, तीखापन है, और क्रांति को तीखापन पसंद भी है। अगर आप क्रांति चाहते हैं अपने समाज में तो आपको तीखा करना पड़ेगा। नाम ही क्रांति का मतलब भगत सिंह सुन लीजिए। हाँ, क्रांति का मतलब बदलाव, परिवर्तन। तो परिवर्तन करने के लिए आपको करना पड़ेगा, अपने औकात से ज्यादा सोचना पड़ेगा। तो उसमें था कि माटी हमारी संकट में है, चीख चीख कर बोली है, बड़े दिनों के बाद उसने बंद जुबान को खोली है। अपनी माटी के बारे में कि माटी हमारी संकट में है, चीख चीख कर बोली है, बड़े दिनों के बाद उसने बंद जुबान को खोली है। माटी हमारी संकट में है, चीख चीख कर बोली है, बड़े दिनों के बाद उसने बंद जुबान को खोली है। जंग जीतेंगे गद्दारों से शपथ हमने ले ली है, जब हिटलर का ना चला तो तू किस खेत की मूली है। ये वैसे लोगों पर मतलब निशाना साधने की हम कोशिश करते हैं जो असल में झारखंड की पॉलिटिक्स में आकर के राज कर रहे हैं, पुश्तैनी राज कर रहे हैं। बाप विधायक, बेटा विधायक, पूरा नेपोटिज्म बना के रखा है, लेकिन फिर भी झारखंड के लिए जरा सा भी उसके जहन में कोई एक मतलब सहानुभूति नहीं है ना। झारखंड को आगे बढ़ाने के लिए उसके दिमाग में जरा सा भी कहीं से मोटिवेशन नहीं है कि हम झारखंड लिए कुछ अच्छा करें। उसकी नीति ही नहीं है कि झारखंड के लिए हम कुछ अच्छा करें। तो वैसे गद्दार लोगों के लिए हमने कहा था कि उसमें था आगे कि अब की सावन बदलाव के बीज बोलेंगे, वक्त आएगा तो पारसनाथ पहाड़ पर भी सो लेंगे, मार दो गोली या लटका दो अगर तेरे पास सूली है, जब हिटलर का ना चला तो तू किस खेत की मूली है। ये था। वाह यार, थैंक यू बहुत। हिटलर से बड़ा कोई तानाशाह नहीं था, कोई नहीं था। हिटलर ने नाजीवादी फांसीवादी व्यवस्था को लाया, कितने यहूदियों को मरा दिया, कितने जिप्सियों को कत्लेआम करा दिया, कितने जर्मनी में कितना अत्याचार किया वो वहां के सबको। लेकिन फिर भी हिटलर का एक दिन तानाशाहियत खत्म हो जाती। तो ये संदेश रहेगा उन तानाशाह नेताओं के लिए कि अगर आपको लगता है कि हम सदा सर्वदा के लिए सत्ता पे विराजमान हैं, तो आपकी ये सर्वनाश की बुद्धि आपकी चल रही है। जैसे वो था ना घनानंद, नंदवंश का राजा, उसको बोला ना चाणक्य ने कि तुम्हारा जब तक हम संपूर्ण सत्ता का विनाश ना कर देंगे तब तक हम अपने शिखा का वंदन नहीं करेंगे। तो वो राजाओं को, उन राजाओं से प्रेरणा लेनी चाहिए वर्तमान नेताओं को कि अगर आप अपने आप को घनानंद समझते हैं, आप अपने आप को हिटलर समझते हैं, तो आपकी सत्ता एक संवैधानिक है, आप कुछ ही दिन के मेहमान हैं। फिर आप, अगर आपको जनता ठोकर मारेगी, आप कहां जाके गिरोगे इसका कोई गारंटी नहीं है। वाह यार, ऐसा है। कभी काफी अमेजिंग पर्सन होते हैं। नहीं, प्रयास करते हैं कि कुछ अमेजिंग करा जाए। इतना बेहतर तरीके से आप चीजों को, रियलिटी को प्रेजेंट करते हैं और पास्ट को ध्यान में रखते हुए जो भी आप चीजें हिटलर वगैरह धनानंद की बातें कर रहे हैं, धनानंद की, वो कहीं ना कहीं प्रेजेंट चीजों के साथ पास्ट को रिलेट करके एक कविता जो आपने प्रेजेंट किया, रियली काफी लोगों को पसंद आया और बहुत अच्छा हमें भी लगा। आगे इसी झारखंड मूवमेंट की ओर से आगे हम बात करते हैं, स्टूडेंट के ऊपर थोड़ा डिस्कस करते हैं। जैसे क्या ना, आपकी बातें अक्सर बेरोजगारी के ऊपर रहता है, जो एक एडिक्शन है झारखंड में, तो एक नशा का बहुत बड़ा ट्रेंड है ना, मानते हैं इस चीज को? एकदम करते हैं। तो क्या आपको इन चीजों के प्रति थोड़ा बहुत कुछ आप बताइए, ताकि जो लोग कर रहे हैं इस स्थिति में बेरोजगारी के ऊपर कुछ आप बोलिए। जैसे हम बेरोजगारी के लिए सबसे पहले गवर्नमेंट को ही दोषी नहीं मान सकते। कुछ चीजें हैं जो अपनों में भी है। ऐसा है नहीं कि हम अंधभक्ति करते हैं, हम एक ही साइड को गलत ठहराते हैं, एक साइड को बहुत अच्छा बोल देते हैं। तो ये ओपिनियन और ये राय नहीं होना चाहिए, हर एक इंसान का ये नहीं होना चाहिए। कुछ चीजें हैं, हालांकि ये मैं मानता हूं कि झारखंड में, झारखंड के स्पेशल बेरोजगारी की बात करते हैं। देखिए झारखंड में क्या है कि नीति और नियोजन, ठीक है, जैसे स्थानीय नीति और नियोजन नीति, ये दो चीजों का बहुत ज्यादा मतलब कमी है, इसलिए यहाँ बेरोजगारी का मुद्दा है। आप इसके लिए हमको मेरे तरफ से लगता है कि अगर गवर्नमेंट मैं होता तो सबसे पहले हम नियोजन नीति और स्थानीय नीति पे काम। क्योंकि झारखंड जो है ये खनिज संपदा वाला राज्य है। यहाँ पे मतलब खनिजों की बहुत ज्यादा आपूर्ति यहाँ से की जाती है, खनिज प्राप्त किए जाते हैं, चाहे वो कोयला हो, ऑक्साइड हो, यूरेनियम हो, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे उत्खनन कार्य भी बहुत धड़ल्ले से होता है। तो आपको समझना पड़ेगा कि आखिर बेरोजगारी का कारण क्या क्या है। वही तो बेरोजगारी का कारण ये है, आपको एग्जैक्ट पॉइंट हम बताते हैं कि ये राज्य जो है ना, इतना संपन्न राज्य है धन के हिसाब से, मतलब यहाँ अर्थव्यवस्था के हिसाब से, लेकिन पिछड़ा रह जाता है अर्थव्यवस्था। जब हम देखते हैं इसका
वो वित्तीय आंकड़ा जब देखते हैं तो बहुत पीछे आएगा। लेकिन वाकई में इसको संपत्ति इतना दिया है भगवान ने, ये बहुत ही धनी राज्य है। तो इसका धनी होने के कारण यहाँ के लोगों में बेरोजगारी है। अब बताते कैसे भाई, धनी तो है फिर बेरोजगारी कैसे है राज्य में? के पीछे ये कारण है कि इस राज्य को लूटने के लिए बाहरी लोग यहाँ पे नेतागिरी करने के लिए आते हैं, विधायक बन के, सांसद बन के, और वो नहीं चाहते हैं कि झारखंड के लोगों का भला हो, यहाँ के पढ़ने लिखने वाले लोगों का भला हो। उन लोगों के लिए यही नौकरी के आयाम खोले जाए, उन लोगों के लिए यही नौकरी के अवसर बनाए जाए, समझे कि नहीं? क्योंकि वो लोग जीतते हैं चुनाव, निर्वाचित होते हैं, निर्वाचित होने के बाद वो मतलब विधानसभा में जाते हैं, और विधानसभा में तो कानून बनती है। सड़कों से चिल्लाने पर आप दबाव बना सकते हैं सरकार, लेकिन कानून तो वहीं से विधायिका ही ना बनाएगी। तो जब विधायिका में वही लोग रहेंगे जो लोगों का मकसद है कि झारखंड को लूटना, विधायिका में वो लोग हैं झारखंड के जिनका मकसद है झारखंड को लूटना, तो वो लोग कहां से बना पाएंगे झारखंड के पक्ष में नीति, और झारखंड के नौजवानों को कहां से दे पाएंगे राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय नौकरियां? क्योंकि राज्य इतना संपन्न राज्य है, चाहे वो रोजगार की दृष्टि से हो, व्यवसाय की दृष्टि से हो, या खनिजों की दृष्टि से हो, इतना संपन्न राज्य है। अगर चाहेगा तो प्रत्येक वर्ष झारखंड राज्य में लाखों लोगों को नौकरियां दी जा सकती है एक नियोजन के तहत। लेकिन क्रमबद्ध नियोजन नहीं है कि आप क्रमबद्ध नियोजन नहीं होने का मतलब है कि एक वो सशक्त प्रणाली नहीं है कि किसके अकॉर्डिंग यहाँ के लोगों को नौकरी दिया जाना चाहिए। कोई उसका आधार स्तंभ नहीं बना गया है, बिगड़ा हुआ है। यही तो लड़ाई है झारखंड में, यही तो मूवमेंट है, यही तो आंदोलन है कि यहाँ के लोगों को नौकरी। हाँ, जैसे बाकी राज्य को देखिएगा, गुजरात देखिए, केरल देखिए, तमिलनाडु देखिए, मध्य प्रदेश देखिए, उन राज्यों में एक बना हुआ है, पंगत बना हुआ है कि आपको इधर चलना है तो इधर पंगत में चलना है ना, वो नियमावली बनी हुई है। लेकिन यहाँ पे कौन बनाने वाला? जो आया है उसको लगता है कि ये राज नहीं। एक नाटक पढ़ते थे हम लोग, अम्बपाली नाटक में ये था कि अम्बपाली एक उस नाटक की नायिका है। नाटक में क्या कि वहां के राजा जो थे वैशाली की कहानी है। तो पूरा वैशाली में उसने गणतंत्रता को खत्म कर दिया, हालांकि उसकी कोई गलती नहीं थी क्योंकि उसको भगवान ने खूबसूरत बनाया था। सब राजा सोचा था ये हमारी पत्नी बनती है, हम इससे शादी करते हैं ना। तो अम्बपाली को लगा कि यार ये तो सब राजाओं में लड़ जाएगा, यहाँ की गणतंत्रता खत्म हो जाएगी। वही हो रहा झारखंड के साथ। हाँ, ये राज नहीं है, राज अम्बपाली है, समझे कि नहीं? इसको लगता है कि हम लूटें, उसको लगता है कि हम लूटें। अब वो यहाँ आता तो भाव वही रहता। हाँ, तो उसने क्या किया, खुद को नगर वधु घोषित कर दिया अपने आप को। हम वैश्या, हम सभी राजाओं के लिए के रानी हैं, किसी एक का व्यक्तिगत नहीं है। तो झारखंड राज्य भी कहीं ना कहीं उसी आधार पे यहाँ को हम डिफाइन कर सकते हैं, सब इसको लूटने के लिए आता है। और नशा के प्रति जो स्टूडेंट, जैसे नशा क्या है, नशा तो मतलब नशा, देखिए नशा को लोग एक्सेस कर दिया है। हालांकि झारखंडी कल्चर में भी, जब झारखंड को कल्चरल होकर के बोलेंगे तो बोला जाता है, हमारे गुरुजी थे डॉक्टर प्रफुल्ल सिंह, वो इतिहास में पढ़ाते थे कि 1 दोना महीना जैसा, 2 दोना मेमना जैसा, 3 दोना शेर जैसा, और 4 दोना सुअर जैसा। मतलब कि कुछ लोग जो हैं वो झारखंडी ऐसे भी होते हैं, 1 दोना पियेंगे तो वो महीना जैसा बोलेंगे, महीना तो सुने होंगे, देखे होंगे। 2 दोना पियेंगे तो मेमना जैसा बोलेंगे, 3 दोना पियेंगे तो शेर जैसा बोलेंगे, और 4 दोना पी लेंगे तो सुअर जैसा नाली में गिर जाएंगे। लेकिन तो नशा को लोग अपना एटीट्यूड का प्रतीक मानता है। और आजकल कहीं ना कहीं जब ट्रेंड चलता है तो महाकाल वाले भक्त लोग गांजा भी और साथ में गांजा का भी नशा करते हैं, जो मतलब महाकाल को रिप्रेजेंट करता है, भाव है उनके अंदर। हाँ, तो नहीं, जबकि नीलकंठ उनको इसलिए कहा गया था कि वो उस विष से पूरा दुनिया प्रभावित ना हो, इसलिए उसने कंठ में अपना विष धारण किया था। क्या? हाँ, यही था। लेकिन ये तर्क है, ये धार्मिक तर्क है। लेकिन कुछ लोगों को ये लगता है कि हम एक अच्छा नशेड़ी होंगे तो हम महाकाल के भक्त होंगे। ये धार्मिक परिप्रेक्ष्य में आपको बात बता रहे हैं। हालांकि कुछ लोग दिखावेपन की प्रवृत्ति के चकाचौंध में आकर के नशा करते हैं। आज का क्या हालत है, जो क्लास 8, 9, 10 के भी बच्चे हैं, जो भी बेसिक लेवल पे, हाँ, वो सिगरेट का नाम जानते हैं, पीते भी हैं। और कहीं ना कहीं उनको बड़े लोगों से इंस्पिरेशन मिलता है कि अगर सिगरेट चौक पे खड़ा होकर फूक रहे ना तो इट इज एटीट्यूड, ये एक अच्छा एटीट्यूड है। वही एटीट्यूड, फालतू का एटीट्यूड। अब ये बच्चे कह रहे हैं अगर अपने को इस ऐसा बनना है तो क्या करना पड़ेगा, सिगरेट फूकना पड़ेगा। सिगरेट फूकना, जैसे हम अपने गांव के वाकया बताते हैं। हमारे गांव का एक लड़का रांची में पढ़ता है, ठीक है, हमारे गांव का किसी भी गांव, हर गांव में, तो घर में फोन करके बोलता है कि बोल पापा, बोल हम सिगरेट पियो, ऐसा वो पियो है, फैशन बन गए, समझे कि नहीं? तो इस तरीके का माइंडसेट, देखिए एक मतलब माइंडसेट बन गया। एक बात और हम बताते हैं, वर्तमान जो शादियां हो रही है, वर्तमान शादियां आपको हम बताते हैं, हमारे जो गांव घरान में जो वर्तमान शादियां हो रही हैं, वो भी कहीं ना कहीं हमारे समाज के
नौजवानों को नशा करने के लिए प्रेरित कर रहा है। एकदम इसको 110% आप भी इसको महसूस किए होंगे, आप भी कहीं बारात गए होंगे, आप भले मतलब शराब से आपका दूर दूर तक कोई वास्ता ना होगा, लेकिन आप देखे होंगे इस तरह का माहौल को आप जरूर स्टडी किए होंगे कि दारू मतलब बाराती जो है उसका एक ही मकसद है कि हम वहां दारू पिएंगे जाके, और उसमें हमारे बुजुर्ग बहुत ज्यादा आगे है। वो सठिया जो गए हैं, जिनकी उम्र 60 साल की हो गई है, वो दारू का बोतल इंग्लिश जब मिलता है ना तो उसको लगता है कि हमको कोहिनूर मिल गया। एकदम आपको हम वास्तविकता बता रहे हैं, सच है यार। और हमारे समाज को नशाग्रस्त करने के लिए आज की वर्तमान शादी उसके लिए उत्तरदायी है। वर्तमान शादी के ओकेजन ने हमारे समाज को नशाग्रस्त बनाते जा रहा है। यहाँ के नौजवानों में नशा का जुनून डाल रहा है, एडिक्शन डाल रहा है, उसको आदि बना रहा है नशा करने के लिए। भगवान बिरसा मुंडा ने एक बहुत बड़े कथन कहे थे और उसमें कहे कि नशा जो है ना, अगर ये आप नहीं छोड़े तो बाहर के लोगों को आप हंसाओगे। इस चीज को लेकर कि यहाँ के युवा नस्ल जो है वो खत्म हो जाएगा एकदम। एकदम बेबाक तरीके से खत्म हो जाएगा युवा नस्ल, और उसके बाद आप कुछ कर नहीं पाओगे। नपुंसकता का एक ये भी कारण है, ठीक है, और मतलब शारीरिक दुर्बलता भी है ना, शारीरिक से दुर्बल हो जाएंगे, स्वास्थ्य धन है, ये मेंटली बायोलॉजिकल तथ्य है कि आप शारीरिक स्वस्थ हैं तो आप समझिए। इस पे कोई कविता है आपके पास? जैसे अभी तो स्मरण में हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हाँ लिखे हैं, हमको तो पता है कि कुछ ना कुछ होंगे, जरूर लिखे होंगे। अच्छा एक आप बता दीजिए, सावन बदल गया रे, जैसे ऐसे था त्रास दे कि गाँव में सखियों का झूला छूट गया है रे, गाँव में सखियों का झूला छूट गया है रे, नदी किनारे बूढ़ा बरगद रूठ गया है रे, बिन नाचे कमर मोर के दुखने लगी है रे, इसलिए बरखाब तो रुकने लगी है रे, गरज गरज के बादल देखो, गरज गरज के बादल देखो, हड़ताल किया है रे, सावन बदल गया है रे, कितना बदल गया है रे, सावन बदल गया है रे, दान नहीं समाधान नहीं, खेतों को परिधान नहीं, फसल रखा है छत के ऊपर, अब कोई खलिहान नहीं, ट्रैक्टर आया उपज गया है, बैल गए हैं हल भी गया है रे, सावन बदल गया है रे, इतना बदल गया है रे। वाह गजब यार, ये एक कवि का नजर है। हम महसूस किए, मतलब हमने सच महसूस कर रहे, एकदम रियलिटी है दोस्त, सच बात है। ये हर कोई महसूस करता है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जिसको एज अ पोएम उसको प्रेजेंट कर पाता है, और यही तो एक कवि का रूप होता है कि चीजों को देखकर वो उसको प्रेजेंट करे। बाकी जैसे अभी आपके कविता का एक पोएट्री होते हैं जैसे आप लोग, उनका मेन जो मैं होता भी है कि वो डीप काफी लर्निंग्स होते हैं, काफी वो अनुभव करते हैं। तो जैसे इस टाइप के जो आपके विचार हैं, जितना भी धुआंधार जो बातें आपने कही, और आपके हर एक वक्तव्य इतना शानदार होता है जो कहीं ना कहीं किसी को खुशी भी मिल रहा है तो किसी को गम भी फील हो रहा है। तो उच्च वर्ग को तकलीफें आ रही है तो नीचे वर्ग को खुशी भी हो रहा है कि बंदा मेरे जैसा है, मेरी बातें कर रहा है, हमारे लिए हमारी भावनाओं को बोल रहा है। हाँ, हमारी भावना जो हम बोल नहीं पा रहे वो कविता के माध्यम से बोल रहे हैं, और उसका काफी स्टेटस और यही होता है एक रियल ऑथर का यही मतलब पहचान है कि आप लोगों की भावनाओं को स्टडी कर पा रहे हैं कि नहीं, हाँ, उसके इमोशंस को पढ़ पा रहे हैं। तो आप ये सब विचार जो लिखते हैं वो कैसे लिख पाते हैं? देखिए पहला सवाल ये, कैसे लिख पाते हैं? और आप वो आम लोग, नॉर्मल लोगों को ही रीड करते हैं, क्योंकि आप तो कोई विदेश में रहते नहीं है, गांव में रहते हैं, तो यहाँ पे वो सिचुएशंस को आप रीड कैसे करते हैं? थोड़ा आप इस पे कुछ भी बता दीजिए। जैसे अगर एक गरीब का बच्चा वो पीएचडी करेगा तो उसकी वाहवाही करने में मजा आएगा। अगर कोई उद्योगपति का बेटा अगर वो पीएचडी करेगा तो उसकी वाहवाही करने में मजा नहीं आएगा। आपने बोला कि क्यों आप गांव देहात के लोगों की बात करते हैं। एक्चुअल में गांव देहात से हमारी पहचान है, हमारे अस्तित्व है। भारत की संरचना जो हुई है वो गांवों से हुई है। भारत की 80% आबादी गांवों में बसती है, तो हम किस जनमानस की बात करें?
जो ऊंची ऊंची अटालिकाएं खड़ा कर दिया है, जो ऊंची ऊंची कोठियां बनाया है, जो लोगों पे शोषण दमन किया है, इसके खून पिया है और अपना गाल को लाल किया है, हम उन लोगों की क्यों गाथा गाएंगे? क्यों गाथा गाएंगे? उन लोगों ने हमारे पूर्वजों को, हमारे पूर्ववर्ती कवियों को जानबूझ के अपने दरबार का शान और शौकत के बारे में बोलता था, कविता करिए, लिखिए, गाइए, गीत सुनाइए, लेकिन वो प्रथा खत्म हो गई। अभिव्यक्ति की आजादी है हमारे पास। हम वैसे लोगों के लिए जो अपेक्षित लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, शोषित लोग हैं, जिनके पास जो आज भी अस्तित्व में है लेकिन अपने अस्तित्व को बचाने के लिए आंदोलन ग्रस्त हैं, है ना, वो संघर्ष पे संघर्ष किए जा रहे हैं, हम उन लोगों की पीड़ा गाएंगे ना। अभी आपको बोला ना कि गरीब का अगर कुछ करता है बेटा बड़ा काम तो उसका नाम बड़ा होता है, अमीर का बेटा बड़ा काम करता है तो कोई नाम नहीं। तो ये कैसे कर पाते? ये एक्चुअली मतलब पता नहीं, मतलब आप लोग का आशीर्वाद कह सकते हैं, माँ बाप का आशीर्वाद कह सकते हैं, या भगवान की थोड़ी बहुत मतलब स्तुति का प्रादुर्भाव कह सकते हैं। आपके जनरेशन में पापा कोई ज्यादा इस टाइप के कवि थे? कुछ नहीं, मतलब हम कुछ भी नहीं है, मतलब फर्स्ट जनरेशन। हाँ, पापा हमारे मतलब फिल्मों में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, ये जहाँ तक हम उनके बारे में जानते हैं, बहुत ही साधारण व्यक्तित्व के आदमी हैं। हम अपने पापा का क्या पता है, हमारी मम्मी और पापा के साथ कभी आज तक झगड़ा होते हमने नहीं। आपके पापा बाय प्रोफेशन क्या करते हैं? मतलब हमारे पिताजी मतलब नॉर्मल, मतलब किसान। हाँ, नहीं, किसान ही कह सकते हैं, किसान ही, मतलब कहा जाए बाय डिफॉल्ट से जुड़े गॉड गिफ्टेड तो एक चीज कह सकते हैं। जैसे उसमें क्या है कि हम परीक्षण भी करते हैं, जैसे कुछ कुछ चीजें आ जाती हैं तो उसको हम आकलन करते हैं कि यार ये कल तक है या परसों तक रहेगी या आगे दिन के बाद ये मर जाएगी चीजें। जैसे अभी एक शादी थी तो हमको एक दिन बोला गया, हमारे भास्कर भाई, आप तो मेरे साथ उनको कभी कई बार देखे होंगे, बहुत सारे दर्शक भाई भी देखे होंगे, तो उनके मामू की शादी थी तो निमंत्रण हमको भी था। तो वो बोले कि मुकेश तुमको कुछ शायरी वायरी करनी है हमारी शादी की वजह से। तो हमने बहुत बार 3-4 बार लिखने की कोशिश किया, मतलब प्लानिंग करके, नहीं आ रहा था, नहीं आ रहा था। फिर अचानक चलते चलते आ गया कि तुम्हें फूलों और तितलियों के साथ, जो उसकी नई दुल्हन बन रही थी उनके लिए, कि तुम्हें फूलों और तितलियों के साथ घुमा के छोड़ेंगे, हम अपने दिल को पार्क बना के छोड़ेंगे। तो ये एक्चुअली 3-4 बार जो बातें आती है, किस बात में कैसा प्रभाव है, ये बात कल तक की है या आज तक की, ये बात खत्म हो जाएगी, या इस बात का नेक्स्ट टाइम भी इस बात का महत्व उतना ही रहेगा, तो उन चीजों को सोचते हैं, थोड़ा बहुत अपने दिमाग में जोर डालते हैं, फिर आ जाता है। आपका एक बहुत बढ़िया गीत था, पोएम था, हम मिट्टी के लोग। नहीं, हमारी गीत नहीं है, वो नीलोत्पल मिर्नाल की गीत। वो जो आप स्टेज पर बैठ के गाते हैं, स्टेज शो पे ये था आपका, हम मिट्टी के लोग। हम समझ रहे हैं, वो नीलोत्पल मिर्नाल की गीत थी। हाँ। हमारे झारखंड के एक साहित्यकार हैं जिन्होंने डार्क हॉर्स नामक उपन्यास लिख करके पूरे दुनिया में यूं कहे तो प्रसिद्ध हो गए। यूपीएससी एस्पिरेंट की जीवन कथा को उसने दिखाया है कि किस तरीके से काले घोड़े की तरह एक छोटा सा 10x10 के कमरे में यूपीएससी का एस्पिरेंट तैयारी करता है। वो थोड़ा एक बार गुनगुना दें। बहुत ही मतलब उनको मजा लगता है। वो नीलोत्पल मिर्नाल की गीत है। और जो बड़े हमसे बहुत बड़े बड़े साहित्यकार हैं जिन्होंने उपाधि हासिल की है, उनको उसकी उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी भी मिला। तो वो था कि हम मिट्टी के लोग हैं बाबू, मिट्टी सदा उड़ाएंगे, मिट्टी के बने मिट्टी में सने, फिर मिट्टी के हो जाएंगे। जब आग लगेगी दुनिया में, दे मिट्टी उसे बुझाएंगे। जब भूख से दुनिया रोएगी, मिट्टी में फसल उगाएंगे। हम मिट्टी के लोग हैं बाबू, हम मिट्टी के लोग हैं बाबू, मिट्टी सदा उड़ाएंगे, मिट्टी के बने मिट्टी में सने, फिर मिट्टी के हो जाएंगे। ये नीलोत्पल मिर्नाल की कविता थी। काफी बेहतर तरीके से आप प्रेजेंट कर पा रहे हैं। और आगे क्या ना कि आपकी कविता अक्सर जो हम बता भी रहते हैं कि एक शक्तिशाली लोगों को टारगेट करती है और एक निम्नतर लोगों की दयालुता फील करती है, तो इसकी वजह से काफी जिम्मेदारियां आपको आता होगा इस पे, आपकी कविता के थ्रू से लोगों को। जैसे कहते हैं, जैसे हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उस टाइम हमारे एक साहित्यकार भी, जिस टाइम वो मतलब प्रधानमंत्री थे, हमारे एक सांसद थे बिहार के रहने वाले साहित्यकार थे रामधारी सिंह दिनकर। हाँ, नाम सुने। तो दिनकर एक बार सुबह सीढ़ी, सदन की सीढ़ी पर चढ़ रहे थे, वो जवाहरलाल जी नेहरू जी फिसल गया उनका पैर, तो गिरने वाले थे, तैसे इधर से दिनकर ने संभाल लिया उनका कंधा पकड़ के, ये बाह पकड़ के। तो उनको बोलते हैं, ये बोलते हैं जैसे
नेहरू जी चल रहे हैं सीढ़ी पर, सदन पे चल रहे हैं वहां संसद भवन में, और फिसल गए हैं। तो जैसे ही दिनकर ने संभाला, बोले कोई बात नहीं है नेहरू जी, सत्ता जब जब लड़खड़ाई है उसको साहित्य ने संभाला। तो जिम्मेदारी की बात यह है कि समाज को आईना दिखाने की कोशिश साहित्य के विभिन्न विधाओं के माध्यम से की जाती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कविता ही उसके लिए तो इससे काफी चैलेंजेस फेस करना पड़ता है कुछ इस टाइप का। चैलेंजेस क्या फेस करना पड़ेगा, कभी उतना सोचता नहीं है, समझेगी नहीं। वो ऐसे है ना कि एक कुमार विश्वास की तो पंक्तियां को याद आ रही है कि ऐसे देखे राजा जो कंगालों से ज्यादा रीते थे, मतलब ज्यादा रीतने का मतलब है पछताना। पछताना कि राजा भी है लेकिन पछता रहे, हमारा इतना पैसा खर्च हो गया। ये ऐसे देखे राजा जो कंगालों से ज्यादा रीते थे, और ऐसे देखे फकीर जो सोने के घट में पानी पीते थे। समझे कि नहीं? तो कहने का मतलब ये है कि जिम्मेदारी क्या, वो थोड़ा मस्त मौला होता है। कभी डर नहीं लगता है? कुछ डर क्या लगेगा? अरे बहुत सारे हमारे राष्ट्र कवि क्या है ना, माखनलाल चतुर्वेदी, जिन्होंने सीधा विदेशी सत्ता के खिलाफ, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ बगावत बोल दिया। मैथिली शरण गुप्त, ऐसे कई कवि हैं जिन्होंने कविता लिखने के बाद, मुंशी प्रेमचंद यहाँ तक कि खुद उसने सोजे वतन लिखा तो उनको जेल में डाल दिया गया। उसमें अपने देश के लोगों को जागरूक करने का काम किया गया था। आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, वैसा कुछ नहीं होगा, वैसा कुछ नहीं होगा, होगा भी नहीं, क्योंकि उस वक्त अभिव्यक्ति की आजादी नहीं थी। अभी हमारे पास अभिव्यक्ति की आजादी है ना, अभी हमको लिखने और बोलने की आजादी है। सही बात। एक आपका प्रेम श्रृंगार रस में आपके पसंद के कोई एक कविता गाने प्रेम, जैसे रीजनल सुनाए या तो फिर कुछ पहले शायरी सुना देता है, फिर एक रीजनल सुना देते हैं। जैसे क्या है कि अभी हम कुछ देर पढ़ रहे थे अपनी डायरी को, वहाँ पे अब देख रहे सबसे ऊपर में हमारी किताब के ऊपर में डायरी हो गई। बिल्कुल। तो था कि तन्हाई में फटे दिल को रफू करना पड़ता है, तन्हाई में फटे दिल का रफू करना पड़ता है, तेरी तस्वीर के साथ हमें गुफ्तगू करना पड़ता है, और जब जब तेरे सजदे में जाता हूँ, जब जब तेरे सजदे में जाता हूँ, अपने आंसुओं से मुझे वजू करना पड़ता है। मतलब हाथ पैर धोना पड़ता है। नमाजी जो होता है वो नमाज पढ़ने से पहले हाथ पैर धो लेता है, वजू कर लेता है। तो ऐसा था। बाकी श्रृंगार रस में अभी प्रासंगिक गीत तो हम लेटेस्ट में वैसा कुछ हमको याद नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी सुना देते हैं। जैसे हम क्षेत्रीय भाषा में सुना। बिल्कुल बिल्कुल, जो आपको पसंद आए। कि रांची सहरिया में पिया के नौकरिया, रांची सहरिया में पिया के नौकरिया, सपुता में लेके आवे गाड़ी सरकारिया, सपुता में लेके आवे गाड़ी सरकारिया। ये था मतलब श्रृंगार पर। बहुत बढ़िया। कविता में क्या ना बदलाव की क्षमता होता है, जो बार बार आपके भावों में मुझे दिख रहा है। आप कैसे आकलन करते हैं? क्या आपको लगता है कि आपके गाए हुए जितने भी झारखंड मूवमेंट्स को लेकर और इस तरह के विचार हैं कविता, वो क्या इम्पैक्ट डाल? हजारों भाई लोग बोलते हैं मुकेश दा को हुल जोहार कमेंट में, फेसबुक कमेंट में। हम जब दूसरे चैनल वाले लोग वीडियो भी डालते हैं, हम खुद से भी डालते हैं। तो हमारा तो खैर जब पहले वाला चैनल में डालते थे तो व्यूज अच्छा खासा जाता था, अभी तो नहीं जाता, नया है। बाकी लोग जब इंटरव्यू वगैरह कुछ डाल देते हैं, देखते हैं तो बोलते हैं मुकेश दा को हुल जोहार, मुकेश भाई को हुल जोहार। तो ये लगता है कि हमने उनके विचारों को, उनके जज्बातों को झारखंडियत का हवाला देकर के बदल पाने में हम कामयाब हो पाए। समझे कि नहीं? ये है कहीं ना कहीं एक बात तो जरूर है, चाहे वो झारखंड का वर्तमान आंदोलन हो, उसमें या तो फिर हम कवियों का या हमारे जैसे अनेक गायकों का या अनेक एक्टिविटीज करने वाले लोगों का योगदान, उससे एक बात कहीं ना कहीं परिणाम के तौर पर उभर के आई है कि झारखंड में झारखंडी हित और झारखंडी जनमानस के हितार्थ की सरकार बने या ना बने, लेकिन यहाँ के आवाम में विचार में ये बदलाव जरूर हो गया कि झारखंड झारखंडी। हाँ, ये विचार बदल गया, विचार बदल उसमें हमारा योगदान या किसी दूसरे आंदोलनकारी भाई का योगदान या तीसरे कोई गायक का योगदान या किन्हीं का भी कहा जा सकता है। एक आपका प्रगतिवादी कुछ कविताएं हम लेते हैं, रोबोट खाना बना देगी करके। नहीं, जैसे वो तो प्रगतिवादी, उसमें हम मतलब आज जो लोग समझते हैं कि टेक्नोलॉजी से सब हो जाता है, उन लोगों को बोलिए कि टेक्नोलॉजी तो आपके लिए काम कर सकता है, लेकिन भावना को आपका नहीं समझ सकता है, आपकी भावनाओं को नहीं समझ सकता है ना। तो भावनाओं को समझने के लिए इंसानी फितरत से आपको जुड़ना ही पड़ेगा। तो उसमें ये 2 पंक्ति बना पाया हूं अभी तक मैं कि रोबोट खाना बना देगा,
घर में प्रेम बनाना पाएगा, माँ जो खाना बना देगी उसे उंगली चाट के खाएगा। हाँ। ये था, हालांकि प्रगतिवादी कविता की कुछ बात करते हैं, प्रगतिवाद पे कुछ बात कर लेते हैं आप। जैसे ये है कि अभी अभी रिसेंटली लिखे हैं, कुछ भी आज के जमाने में संभव है। ये गूगल का जमाना है और ये गूगल के जमाने में बहुत चीजें जो है आप कर सकते हैं, आप जो सोच लेंगे वो कर लेंगे। तो हमने एक उत्साह, एक उम्मीद की गीत, एक आशाओं का गीत बनाया है जिसमें प्रगतिवाद है, डेवलपमेंट है, कुछ भी कर सकते हैं, हमारे अंदर डिटर्मिनेशन है ना, करेंगे ही। वो ऐसे था कि गेहूं की बाली टकरा कर मांदर धुन बजाएंगे, मतलब गेहूं की बाली टकरा देंगे तो मांदर का धुन बजाएंगे। कि गेहूं की बाली टकरा कर मांदर धुन बजाएंगे, धान की बाली से यारो माथे की मौरी बनाएंगे। सुनिएगा कि गेहूं की बाली टकरा कर मांदर धुन बजाना है, खेत धान की बाली से यारो माथे की मौरी बनाना है, माथे की मौरी बनाना है। खिला पिला लो बैलों को, चांद पे हल चलाना है, चांद पे हल चलाना है, और चूल्हा वही जलाना है, चूल्हा वही जलाना है, और रोटी वही पकाना है। ये गूगल का जमाना है, ये गूगल का जमाना है, ये गूगल का जमाना है। जब परिवार जाएगा, कृषक परिवार, तो एक पति पत्नी भी जाएगी, तो खंती कुदाल ले लो रनिया, चांद पे कुआं बनाना है। देखिए कितना बड़ा इमेजिन किया है कि खंती कुदाल ले लो रनिया, चांद पे कुआं बनाना है, चांद पे कुआं बनाना है, चांद ही को नहाना 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 है, उसका दाग छुड़ाना है। ये गूगल का जमाना है, ये गूगल का जमाना है, ये गूगल का जमाना है। अमेज़न और फ्लिपकार्ट से खाना नहीं खाना है, जोमैटो को बाय बाय बोलो, जोमैटो को बाय बाय बोलो, उसका खाना नहीं खाना है, ये गूगल का जमाना है। ये संघर्ष दिखा रहे हैं हम, ये संघर्ष दिखा रहे हैं हम, बदलाव हमारे अंदर है ना। मुकेश भाई थैंक यू वेरी स्पेशल इस गाने के लिए, इस कविता के लिए। ये भी स्पेशल हम नए कुछ इतने अच्छे तरीके से आपने रिप्रेजेंट किया इसको। और आज के समय में एक और आपका गीत था, फ्लिपकार्ट और अमेज़न से जो साड़ी ओढ़ करके उसको वो हम अपनी पत्नी एक दिन रूठ गई थी, समझे ना। जैसे हम सब रस की बात करते हैं, ऐसा नहीं कि हमारे अंदर सिर्फ रौद्र रस है, हम सिर्फ क्रांतिकारी कविता या वीरतात्मक शैली की कविता को लिखने में अपनी रुचि रखते हैं, ऐसा नहीं है। हम तमाम तरह की चीजों को लिखते हैं। हम कभी आपको वीरतात्मक कविता भी लिखते हुए दिख जाएंगे, कभी श्रृंगार परक भी लिख जाएंगे, कभी हम भक्ति परक भी लिख जाएंगे, कभी हम विभत्स, कभी हम अन्य प्रकार के वात्सल्य, माँ के प्रेम को दिखाएंगे आपको, वात्सल्य रस को भी दिखा सकते हैं। तो वो श्रृंगारिक गीत था और अपने क्षेत्रीय भाषा में एकदम दिल से निकला हुआ गीत था, एकदम इंस्टेंट निकला था, अचानक। चलिए सुना दीजिए। हाँ, बहुत ही मतलब प्रभावशाली था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। हालांकि इसके लिए आपको थैंक यू, याद आपने करा दिया हमको। माने सुने माने रानी, माने मोरा बतिया, माने सुने माने रानी, माने सुने माने रानी, माने मोरा बतिया, माने मोरा बतिया रे, माने मोरा बतिया रे, माने मोरा बतिया, माने सुने माने रानी, माने मोरा बतिया, हमें हो गई बुरानी, हमें हो गई बुरानी, तुझे ना झुकतिया, तुझे ना झुकतिया, ये धानी कहाँ से ले बोगे, फ्लिपकार्ट के साड़िया, ये धानी कहाँ से ले बोगे, अमेज़न के साड़िया। देख रानी ऐसा है,
सबसे बड़ा पैसा है, देख रानी ऐसा है, सबसे बड़ा पैसा है, ओ करो से बड़ा रानी, प्यार जो हमेशा है, प्यार जो हमेशा है। हे रानी कहाँ से ले बोगे फिलिप कट के सड़िया, हे रानी कहाँ से ले बोगे हे माजुन के सड़िया। वाह यार मुकेश जी, थैंक यू। सच में यार बहुत, हर एक शब्द आपके, हर एक जो चीजें है ना, दिल से हम उसके लिए ना हम ग्रेटिट्यूड पे नहीं कर सकते। रियली हम आपको बता रहे हैं, जो एज ए पॉडकास्टर हम जितने लोगों से मिले और जितने लोगों को देखे आज तक लाइफ में, ये फर्स्ट टाइम ऐसा है कि आपकी कविता और आपकी भावना हमारे दिल को टच कर रही है। थैंक यू। और मैं दिल से कहना चाहूंगा यार, ये बहुत खुशी की बात है कि आप हमारे गांव घर और झारखंड के लिए और पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़े वर्क कर रहे हैं और आपके अंदर है। इसके लिए मैं परमात्मा को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप जैसे भाई हैं और मैं मिल पा रहा हूँ आपसे। और क्या ना, आज के समय में कवि होना एक बहुत बड़ी अपने आप में चुनौती है। हाँ, चुनौती तो स्वीकार करना पड़ता है। और क्या ना, इसके लिए जैसे एज अ आप कवि हैं तो आप जो है ना रियलिटी पे थोड़ा बात करते हैं कि किस किस तरह की चुनौतियां आपको फेस करना पड़ता है, बाय प्रोफेशनल और बाय पर्सनल, थोड़ा बहुत, ताकि लोगों को पता चले कि वाकई में अगर कोई उभरना चाहता है कवि के रूप में तो क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ता है उसको। मतलब भास्कर भाई ने एक फिलॉसफी दिया था कि तुम जितना तबाही लिखता है ना, हम अब कुछ नहीं, अपने आप को अदना सा भी नहीं मानते हैं। एक मतलब हम लोग गांव घर में लगाते हैं ना मड़ुआ का दाना बराबर अपने आप को नहीं मानते, राई का दाना बराबर नहीं मानते। लेकिन भास्कर भाई को कहीं से लगा होगा, उसने बोला कि तुम जितना प्रभावशाली लिखता है ना, और प्रयास करो कि इसको इतना खतरनाक लिखो कि लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर दे। क्योंकि इस क्षेत्र में जहां पे तुम स्टार्ट कर रहा है, यहाँ पे फूहड़ गीतों का, फूहड़ कल्चर परोसने वाले गीतों का प्रचलन है ना। यहाँ पे सिर्फ अश्लीलता को सुनने में लोगों की विशेष रुचि है। आज का युवा पीढ़ी सिर्फ अश्लीलता को सुन रहा है। उन लोगों का ध्यान आकर्षण करने के लिए तुमको इतना प्रभावशाली लिखना पड़ेगा कि वो सब लोग उधर फुहरता और अश्लीलता को छोड़ के तुम्हारी शायरी और कविता को सुने। तो उसके लिए तुमको विशेष तैयारी करना पड़ेगा, विशेष ज्ञान उपार्जन करना पड़ेगा। तो ये चुनौती ये है, फेस ये करना पड़ता है कि माहौल नहीं है। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, अगर इन जगहों पे हम रहते तो शायद वहां के इन्वायरमेंट का, वहां के साहित्यिक माहौल का, साहित्यिक वातावरण का मुझे अपने इस भौगोलिक क्षेत्र से ज्यादा मतलब वो हम लाभ मिलता। हालांकि हम जहां पे हैं वहीं के लिए वही हम जहां पे हैं हम वहीं पे अलग जगाएंगे, और हम जहां जिसके लिए हैं वही हमारा श्रोता जो है वो उसी श्रोता को हमेशा प्रणाम करते हैं जो हमको सुना है कि नहीं, जो नहीं है उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। बस आपको अपने आप पूछा क्वेश्चन इसलिए आपको बता दिए कि अगर हम साहित्यिक माहौल में रहते उस तरीके का, जहाँ पे यूपी जो कवियों का गढ़ है, एमपी कवियों का गढ़ है, राजस्थान कवियों का गढ़ है, दिल्ली कवियों का गढ़ है, वहां पे अगर रहते तो हमको ज्यादा लाभ मिलता। लेकिन जहाँ पे हम हैं वहीं पे खुश है, यहाँ के लोग ही हमको सपोर्ट करेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक चीज बहुत सापेक्ष समझ आ रहा है। हाँ। कि झारखंड में जो चीजें कहते हैं ना, टैलेंट बहुत है, लेकिन क्या ना उसको एक फलने फूलने का एनवायरनमेट नहीं मिल पाता। हाँ, मतलब खास करके साहित्यकारों को हाँ। जो आपके जैसे भाव रखने वाले काफी दोस्त यार हैं होंगे। हाँ, एकदम है। और आपके करियर में किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है पर्सनली, थोड़ा बहुत इन चीजों को लेकर काफी लोगों को कमेंट हमको पागल बोलता है सबको, सही बात बताते हैं। Really? पागल बोलता था, आप नहीं, आप जैसे देखा कि मीडिया आ गई है, थोड़ा बहुत अभी कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, प्यार शोहरत पे हमको खुद हंसी आती है, क्या बोले हम, समझे कि नहीं, छोटी मोटी शोहरत, कोई शोहरत नहीं है, लेकिन फिर भी 2-4 लोग 10 लोग जब जानने लगे, जब मतलब कुछ लिखे हैं, अच्छा लगा लोगों को, तो जब 2-4 लोग ऐसे आप भाई जैसे मतलब हमको जब सपोर्ट कर देते हैं, तो 2-4-10 लोग जब गांव घर के देखने लगे हैं, बाहर के लोग देखने लगे। पहले जब कॉलेज जाते थे तो पागलों की तरह शायरी करते थे, मजाक नहीं करते, वही एक्सपीरियंस है मेरा। पागलों की तरह कहीं पे भी काफिला हो गया भीड़, तो मुकेश भाई कुछ हो जाए, लगता था मुकेश भाई बिग एफएम है, हजारीबाग से उसका चलता है, वहां से समझे कि नहीं। तो पहले विविध भारतीय चालू हो गया। पहले कैसे कमेंट आते थे? मतलब कमेंट पागल बोलता था, डायरेक्ट बोलते थे। हमको बहुत सारे दोस्त लोग अभी बोला है मुकेश पगला दीवाना को जानता है, अभी भी है कुछ दोस्त लोग जो जानता है। आप उन लोग रिस्पेक्ट की दृष्टि से देखता है। पहले कैसे फील होता था? हमको फील नहीं होता था उन सब चीजों का, हमको लगता था कि हम अपना काम में अगर लगे हुए तो हमको करेंगे यार, धीरे धीरे। ये गलत बात है, एक कवि को फील तो होता है, फील होता है, लेकिन उस बात पे हम कभी मतलब विचार नहीं किए। विचार
करिएगा तो वहीं फंस के रह जाइएगा, उतने वहीं खिंचा जाइएगा पीछे ही। लेकिन खराब लगता था थोड़ा। खराब नहीं लगता था, हमको किक मिलता था, स्वैग से हम और मजा लगते थे। पानी पड़ता था कॉलेज में से, छुट्टी हो गई तो वहीं पे बच रहे हैं पानी से किसी भी तरीके से, तो सब लोग रहता था मुकेश यार चालू हो जाओ, तो पूरा शायरी चालू कर देते थे, मजा आता था। कुछ दिनों के कुछ पल, कुछ ऐसे शायर अभी जो आपको लगता है याद होगा, कुछ एक दो। हम एक शायरी हमेशा बोला करते थे कि सितम करने वालों पर भी रहम कर दूंगा, जख्म देने वालों के जख्मों पर भी मरहम कर दूंगा, गराई नौबत तो आपकी सजदे में अपना सर कलम कर दूंगा। हर बार जहाँ पे भी अगर हमारी महफिल लगती थी, हर 2 घंटा में हमारी महफिल लगती रहती थी, 4 लोग हैं, हाँ, तो लगती रहती थी, नहीं आ रहा चैन में, तो लगती रहती थी, तो हर बात जब लास्ट में खत्म करते थे यही डायलॉग मार। वाह यार, रियली बहुत अच्छा है ये चीजें हमको लगा। और बाकी इस तरह की चुनौतियां, और अब अभी के समय में जैसे आपने कहा, अब आप झारखंड मूवमेंट को लेकर किए, लोगों को अगर हाँ, थोड़ा बहुत लोग जानने लगा, कुछ हजारीबाग के लोग जानता है, कुछ रामगढ़ का, कुछ चतरा का, कुछ उधर पलामू का, कुछ गढ़वा का, कुछ गोड्डा का, कुछ धनबाद का, कुछ बोकारो का, 10-10, 20-20 लोग अगर जानने लगा तब लगता है कि नहीं यार इसको 2-4 लोग जानने लगा, तब लोग बोलता है कि नहीं अपना एक प्रोफेशन में ही काम कर रहा है, प्रोफेशन में काम हाँ, आज नहीं तो कल ही थोड़ा बहुत आगे जा सकता है। जा सकता है। तो अब जब लोग मिलते हैं उसका कैसा एटीट्यूड होता है आपके प्रति? वो चीज मतलब क्या बोलेंगे, थोड़ा बयान कीजिए, चूंकि मतलब क्या है, उन लोग अब रिस्पेक्ट की दृष्टि से देखते हैं, उनको लगता है कि यार मुकेश एक सामाजिक प्राणी बनते जा रहा है। कल तो पूरा फुहड़, मतलब क्या बोलते हैं, फुहड़ लोगों की तरह केवल शायरी मौज करते थे, मौज करता था। अब अपने समाज को लेकर के सोच रहा है, राज्य की चिंता है, इसको देश की चिंता है, तब वो एक सामाजिक दृष्टिकोण से हमको देखने लगता है। अब क्या बताएं, थोड़ा बहुत लोग अब कई बदले हैं, उनकी दृष्टिकोण बदली है, हमारे बदलना भी चाहिए। कई ऐसे महत्वाकांक्षी कवि हैं झारखंड के, और काफी ऐसे भाई लोग बहन हैं जो अपनी भाव से, अपने विचार से झारखंड के लोगों को जगाना चाहते, आपके जैसे। जैसे हम बताते हैं, जैसे एक हमारे झारखंड के अगर कोई आइडियल कवि हैं तो हमारे लिए हैं मधु मंसूरी हसमुख जी। अब उनका हम गीत सुना देते हैं तो आपको याद आ जाएगा कि अरे जंगल छोड़ब नहीं, जल छोड़ब नहीं, माय माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं, ये मधु मंसूरी हसमुख जी हैं, उनके हैं। तो मेरा ये बाद वही दुमका वाले में क्या बोलते हैं हमारे नीलोत्पल मृणाल जी। मेरा ये कहना है कि कई महत्वाकांक्षी कवि आज भी उभर रहे हैं, जो अभी स्टार्टिंग पीरियड में आजकल जो आपको देख रहा है, लग रहा है यार अपने को भी कवि बनना है, इंस्पिरेशन मिल रहा है उनको, और देख रहा है कि करना है, तो आप उन लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे? जो अभी लोगों को ये हम मतलब सलाह देने के खैर काबिल बने नहीं है, लेकिन फिर भी जहां तक है वहीं तक से बोल देते हैं। ये है कि अगर कोई सोचता है भाई कि, या मैं खुद इस बात को सोचता हूँ, मैं अपनी राय को ही रख दे रहा हूँ कि अगर किसी को लगता है कि हम पैसा कमाएंगे कविता करके या शायरी करके, तो हालांकि 21वीं सदी में मुमकिन है, लेकिन हम इसकी 100% आपको गारंटी नहीं दे सकते। अगर आपको लगता है कि हम कवि बने या कविताओं को लिखें, तो आपको शौक है तभी इस फील्ड में आप आइए, या आप इन चीजों में रुचि रखिए। अगर आपके दिमाग में, आपके जहन में अगर बैठ गया कि हम कविता करके पैसा कमा लेंगे और मर्सिडीज और क्या बोलते हैं ऑडी पे घूमेंगे, फॉर्च्यूनर पे घूमेंगे, तो ये 100% सही नहीं हो सकता। हालांकि 21वीं सदी में संभव है, क्योंकि हम खुद प्रगतिवादी विचार वाले, कुछ देर पहले कुछ भी संभव है, संभव है, लेकिन हो रहा है, लेकिन ये आपको 100% की गारंटी के साथ ये जगह वैसा नहीं है। ये जगह आप गुड़गांव चले जाइए, आप दिल्ली चले जाइए, वहाँ पे काफी ऐसे कवि हैं जो नए दिन उभरते हैं और काफी पैसे भी कमाते हैं, क्योंकि लोग वहाँ चाहता ज्यादा है। हाँ, बहुत ज्यादा, क्योंकि जब 7-7 दिन 6-6 दिन जब वो जॉब करते हैं ना, 12-12, 13 घंटा डिप्रेशन में रहता है ना, तो वो क्या चाहता है, सुकून। और वो जो ना एक पोएट और एक पोएट्री कलाकार ही दे पाता है, तो वो डायरेक्ट घुसता है हॉल कि चलो भाई देखते हैं कवियों की बातें, कुछ सुनते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, बात करो ना। ओके। और अब पूरा पॉडकास्ट अंतिम की क्षण की ओर है, और रियली मुकेश भाई बहुत अच्छा लगा। और लास्ट में हम यही कहना चाहेंगे कि अब आपके मन में अगर कोई सवाल हो जो शायद हम ना पूछ पाए हो, जो आपको लगता है कि आप अपने ऑडियंस को, हमारी पूरी झारखंड को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो, कुछ भी हमारे प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट की ओर से, द झारखंड शो से, तो आप कोई एक सवाल जो छूट गया हो मेरे ओर से, तो आप उसको ले सकते हैं। नहीं, हम सवाल तो कोई छूटा नहीं है, बस अपने तरीके से हम फिलॉसफी रख देते हैं। ये है कि आज जहाँ मनुष्य के दिमाग में स्वार्थ लुप्ता भर गया है, मतलब अपने लिए सोचता है, सिर्फ अपने लिए सोचता है, वैसे लोगों को मेरा ये संदेश रहेगा कि अपने लिए सोचिए, आप ठीक है, लेकिन दूसरों की भी फिक्र करनी चाहिए, और ये मेरा मोटो है। और मनुष्य होने का पहचान
पहचान ही यही है कि पहचान आप है कि सामने वाले की फिक्र कर रहे हाँ, हैं। बस हमारा यही मोटो, हम यही इसी सिद्धांत पे हम जीते। और एक कवि का मेन धर्म ही यही होता हाँ, है जो आप बाकी क्या है कि आप अपने समाज को देखिए, समझे कि नहीं, नित्य प्रतिदिन जो हो रही हैं चीजें, घटनाएं घट रही हैं, उन पे आप अपना विशेष दृष्टिकोण रखिए, यही सब है और क्या। इसी के लिए तो है, चीजें कहाँ से चल रही है, हमारी सोसाइटी से चल रही है। सोसाइटी अगर हमारी ठीक नहीं है तो हम अपने आप को 30 बार खा बोलेंगे तो शोभा नहीं देगा। कोई फायदा नहीं है, जो कि आप बस यही। बहुत पैसा कमा रहे हैं लेकिन आपका सोसाइटी बढ़िया नहीं है तो कोई काम बस यही है और क्या। थैंक यू मुकेश भाई, और पूरी झारखंड की ओर से, द झारखंड शो की ओर से मैं आपको धन्यवाद आपको भी देना धन्यवाद। चाहूंगा। आज पहली दफा एक कवि के साथ पॉडकास्ट है और दिल से मैंने काफी चीजें, इतने चीजें सीखा जो मुझे कभी पता ही नहीं था और मैंने सोचा भी नहीं था, और मैं इसके लिए आपको थैंक यू कहना चाहूंगा मेरी ऑडियंस की ओर से। और आप लोग भी अगर कहीं जहां भी होंगे, मुकेश भाई का प्लेटफॉर्म का सोशल मीडिया लिंक में लगा दूंगा, आप फॉलो कीजिए, भाई को देखिए और इनके आप सपोर्ट करो यार। मैं एक ही चीज बार बार कहता हूँ और मेरा मेन मोटो झारखंड शो का एक ही है कि जो झारखंड के कलाकार हैं, जो भाई लोग हैं, उनको सपोर्ट करके हम लोग आगे कैसे बढ़ा। तो भाई का जो हैंडल लिंक मैं यूट्यूब का और फेसबुक का दोनों दे दूंगा, आप उनको लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और मैक्सिमम शेयर कीजिए, ताकि ये नव रूप से जो अभी न्यू बर्न कर रहे हैं, एक पोएट, एक कवि जन्म ले रहे हैं, अगर आप लोग चाहिएगा तो इसे स्टार भी बनाइएगा, और नहीं तो भाई फिर स्ट्रगल की दुनिया ही झेलनी पड़ेगी। क्या बात है। और हम चाहते हैं कि हमारा झारखंड का एक भाई अगर आएगा ना तो लाखों लोग यहाँ से इस फील्ड की ओर बढ़ेंगे। हाँ, माहौल मतलब बनाना चाहिए थोड़ा सा यहाँ के लोग। तो मैं ये देखता हूँ यार कि आप दूसरे लोगों का बिना मतलब के वीडियोज, रील्स वगैरह का आप स्टेटस लगा देते हो, जिसका कोई मोटो नहीं है, कोई मतलब ही नहीं। हम कहते हैं यार कुछ आप जाके किसी के लाइफ में 10 रुपए 100 रुपए नहीं दे सकते हो तो मत दो, लेकिन कोई अच्छा कर रहा है तो उसको प्रेजेंट कर दो यार, स्टेटस लगा दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। इससे क्या हो रहा है, इससे पैसे तो नहीं लग रहे ना, और इससे हो ये रहा है कि सामने वाले को आपके कर्म से थोड़ा सा मोटिवेशन मिल रहा है। मोटिवेशन में और वो बंदा जहां तक वो 2 लाइन लिखा है ना, तीसरा लाइन लिखने का वजह आप बन रहे हो। बन रहे, सही बात। आप आप बन रहे खुशी देने, वही तो बोल रहे हैं आपको कि अपने लिए दूसरे लिए भी जीना सबसे बड़ा अभी के टाइम में, 21वीं सदी में दूसरे के लिए जो सोच लेगा ना वही मानव। और जरूरी नहीं है कि आप मिलके कहो, सोशल मीडिया बेस्ट प्लेटफॉर्म है, आप एक मैसेज भी करोगे इंसान को फील भी हो जाता है कि भाई बात सही कह रहा बंदा है ना। तो बाकी थैंक यू आप सबों को, झारखंड शो में आने के लिए धन्यवाद, मौका देने के लिए।